कि जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है इसकी हद मुकर्रर करना, इसके आप पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या देख रहे हैं कारोबारी तबके पर, और किस हद तक आप इसको दुरुस्त कदम समझते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज तो वैसे ही मुकर्रर थी 90%, और उसमें भी अगर आप फिक्स एसेट्स लेते थे तो वो अलाउड नहीं होती थी। फिक्स एसेट्स पे इनपुट टैक्स नहीं अलाउड होता था, विच इज क्लियर वायलेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। और इस पे एक कॉन्टेस्ट मैंने ही किया था ट्रिब्यूनल में, और ये ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था कि अगर ये आपकी इन फर्दरेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आप फिक्स एसेट्स पे भी और एक्सपेंसेस पे भी आप अलाउ करेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी उन्होंने की हैं, रिस्क बेस्ड सिस्टम उन्होंने कहा हम लगा देंगे। 90% की हद तो लगी हुई है, और 90% से कहीं ज्यादा अगर आ जाता है तो आप अलाउ नहीं करेंगे। 90% अगर आया तो फिर आप उसमें स्क्रूटनी करेंगे। जब आप स्क्रूटनी करेंगे तो उसका मतलब है अब आप डेफर्ड में डाल देंगे। डेफर्ड में डाल के फिर आप वांट ऑफ एविडेंस मांगेंगे। तो ये सब चीजें मांगने का मकसद ये है कि आपके जो रिफंड्स हैं उनको रोकना है। और क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है 14,131 बिलियन रुपीस का, तो ये वो चीजें होंगी जिसकी वजह से इसको रोका जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ उसको कोई टैक्स पेयर को फैसिलिटेशन हुएगी। इससे तो ज्यादा मेरा ख्याल है इनको एग्नेटाइज किया जाएगा, और ये मेरा ख्याल है सही मेरा ख्याल है अमल नहीं होगा। जरूर है कि आपने उनको अपील का हक दिया, और अपील के फोरम को आपने देखा होगा कि पहले तो एक आपने पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन दी थी कि फलानी लिमिट से ऊपर की जो अपील होगी वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जी, वो भी आपने खत्म कर दी। तो अब और फर्दर डिले हो जाएगी, क्योंकि अब आप पहले कमिश्नर के पास जाएंगे, वहां से फारिग होकर ट्रिब्यूनल जाएंगे, वहां से फारिग होकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वो एक स्टेप आपका वैसे ही बढ़ा दिया उन्होंने। इन माई हम्बल व्यू इससे बेहतर ये है कि आप अगर यही करना है, जो कि आपके पास एक निजाम मौजूद है क्रेस्ट का, आप उसको इफेक्टिव करें और आप अलाउ करें। आप बोलेंगे ठीक है, जो आपकी जो जेन्युइन इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपकी होती है। देखिए अगर मैं आज कोई चीज सेल करता हूं और इसके अगेंस्ट कोई चीज मैं परचेज करता हूं, तो आज सपोज करें मैं 80 रुपए की परचेज करके 100 रुपए की सेल करता हूं, तो 80 रुपए पे तो आपने वैसे ही मेरा टैक्स काट लिया है। अब 20 रुपए पे जो आप टैक्स काटते हैं उसके ऊपर आप मुझ पर 10% का आप लगा रहे हैं कि 10% तो आपका मुनाफा होगा। तो अगर चले है भी या नहीं भी, कुछ मार्जिन ऐसे होते हैं जहां 2-3% होते हैं, तो वो भी आप डिसअलाउ कर देंगे मुझे। 6-7% तो वैसे ही आप मेरा डिसअलाउ कर देंगे। और फिर जब आप ऊपर आएंगे और आप फर्दर मुझे डिसअलाउ करेंगे तो उसका मतलब है आप मेरे पैसे रोक लेंगे। भाई आपको जो मैं कमा रहा हूं उसमें मैं इनकम टैक्स की मद में तो आपको दे रहा हूं ना, तो एक्सचेकर को तो कोई लॉस नहीं हो रहा। और मैं अगर सेल्स टैक्स का रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं तो मेरी तो सारी प्रोफाइल आपके पास है, मेरे सारे इनपुट आपके पास हैं। और अगर कोई फ्लाइंग इनवॉइस यूज करता है अगर इस जुमरे में, कि मैं ये एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर फर्ज करें कोई पेंट मैन्युफैक्चरर है, वो अगर कोई छालियां बनाने वाले इंपोर्टर के साथ वो गठजोड़ करके अगर उसकी इनवॉइस लेके वो इनपुट क्लेम कर ले, तो वो तो आप क्रेस्ट में पकड़ लेते हैं। तो आपको क्या जरूरत है इस किस्म की चीज? रिस्क बेस अगर आपको करना है तो आप क्रेस्ट को इम्प्रूव कर लें, और ये आप फिर आप कदगन हटा देंगे जी 90% आपको मैक्सिमम मिलेगी। बोलेंगे ठीक है जितना आपका बनता है आप ले लें उनसे। ठीक है, एहतशाम साहब साथ ही उनका भी सवाल सामने रखते हैं। जी तौला साहब, मेरे जहन में यही सवाल आ रहा है कि मुझे ये थोड़ा सा इंट्रीगिंग लग रहा है कि ये FPR ये जो अपने पास इख्तियार रख रहा है कि ये फ़ैसला ख़ुद करेंगे कि इसकी परसेंटेज हद कैसे मुकर्रर करनी है। देखें ना, एक तो बार बार हमें बताया गया जी, हमने कहा जी 500-600 अरब का वो कह रहे थे कि जी ये सेल टैक्स रिफंड रह गए, आप बता रहे हैं 1400 अरब हो गए। ये तो एक बड़ी खबर भी है मेरे ख्याल में। दूसरी बात है तौला साहब, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे इनपुट टैक्स है क्या? देखें ना, ये वो वैल्यू एडिड टैक्स है जो हम देखते हैं सर्विसेज गुड की जो परचेज़ करता है एक रजिस्टर्ड सेल टैक्स वाला बंदा पे करने वाला, उसको ये उसके लिए टैक्स होता है। जब आपने बहुत सारे और टैक्स लगा दिए और फिर ये साथ साथ आप ये क्या कहते हैं इंपोर्ट की सतह पे भी ये टैक्स काटा जाएगा, तो ये तो दोहरा मयार और दोहरा टैक्स हो जाएगा। तो टैक्स तो पहले ही नहीं वो दे रहे, वो जो दे रहे हैं थोड़ा दे रहे हैं। तो ये तो जो 19 तारीख की तहरीक अपना ये कंट्री वाइड स्ट्राइक करनी है, इसमें भी इशू आ जाएगा। तो सवाल बुनियादी तौर पर मेरा है कि ये इख्तियारात क्यों FPR को दिए गए कि वो फैसला करेंगे कि इनपुट टैक्स किसका कितना बनता है, उसकी लिमिट कितनी है। मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मामला ख़राब है। जिनसे डील हो जाएगी, जिनसे पैसा मिलेगा वो कर दिया करेंगे, जिनसे पैसा नहीं मिलेगा उनका मामला लटका दिया जाएगा, मौखर कर दिया जाएगा। जी
सर साहब ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बड़ा ह्यूज टारगेट है जिसको मीट करने के लिए उनको ये चीजें, मेरा ख्याल है आर्म ट्विस्टर जिसको हम कहेंगे वो। और दूसरा जहां तक आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है सेक्टर स्पेसिफिक्स होंगे कि जैसे कि से टेक्सटाइल सेक्टर में इनपुट इतनी होगी, शुगर में इतनी होगी, इस तरीके से होगा। पर चॉइस नहीं होगा कि कोई टैक्स ऑफिशियल अपने तौर पे वो लिमिट फिक्स कर ले। दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ना हमें कि जिस तरीके से आप मुझसे चाह रहे हैं कि जी 1600 अरब का मैंने नहीं कहा आपको, इसकी वजह ये है कि मैंने कोई लिमिट नहीं दी थी, मगर 1400 अरब नहीं, मैंने सर 1400 अरब ये नहीं कहा था, मैंने आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा। बट मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, ये आपकी बात कहीं हो सकता है इससे कहीं ज्यादा। एक तो आपका सिस्टम क्या होता है, जब आपने सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल किया, समझे, और सेल्स टैक्स के रिटर्न में आपका रिफंड निकला, तो वो डिटरमाइंड होता है रिफंड, और वो जाता है बन के रिफंड पेमेंट ऑर्डर आरपीओ जाता है आपके एफबीआर के सिस्टम में। अब इसमें भी दो किस्म के आरपीओ हैं। जब एक्सपोर्टर पे हमने 1125 SRO 1125 जो हमने विड्रॉ किया, क्योंकि पहले एक्सपोर्टर 0 रेट था, इसलिए इस पे सेल्स टैक्स नहीं लगता था, तो अब उन पे लगता है। तो उनका जो रिफंड है सिवाय पैकेजिंग और एक दो चीजों के, अब उन पे भी टैक्स लग रहा है और पूरा 18% लग रहा है। तो उनको हमने कहा था कि हम फास्टर के तौर पे देंगे। उसका भी जो 7 दिन का गैप था वो 2-3 महीने पे चला गया है, और वो भी बड़ी मुश्किलों से रिलीज हो रहा है। दूसरा तो जो नॉर्मल है, जो जिनका अदर देन फास्टर या एक्सपोर्टर है, वो तो उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, और वो तो एक लायबिलिटी है जो बनी हुई है। अब एक और लायबिलिटी जो है वो ये है एहतशाम साहब कि आपका आरपीओ ही नहीं बना। आपका आरपीओ बने तो वो लायबिलिटी आएगी ना बिहार के सामने कि जी ये लायबिलिटी है मेरी। जब आरपीओ नहीं बना तो आपको पता ही कितनी है कि क्या लायबिलिटी है। तो इट्स अ गेस, इट्स अ वाइल्ड गेस कि 1400 है कि 2400 है कि 400 है। अब वो जब तक डिटरमाइन ना हो, या एफबीआर के पास कम से कम वो डेटा ना हो, डेटा तो होगा आई एम श्योर, बट अनलेस उसमें से असरटेन करके हम ना बताएं कि भाई इतने हमारे रिफंडेबल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।